this bluish color layer, that is showing very thin atmosphere of the moon. यानी कि यहाँ पर मून के सरफेस पर जो गैसेस एनक्लोज्ड है, पकड़ी हुई हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ही कम है, इक्का दुक्का। और इसका कारण क्या बताया था टीचर ने, आप सभी को अच्छे से पता है। उसका कारण टीचर ने बताया था कि मून के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेरी लेस मून पे। और अर्थ की ग्रेविटी तो मून से 6 टाइम्स लार्जर होती है बच्चे। और अगर कोई बच्चा बोले सर अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू बताओ, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इस इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है अर्थ के सरफेस की। अब कोई बच्चा कहता है सर ये ज्यादा अट्रैक्शन अर्थ में क्यों है, मून में क्यों कम है? तो बेटे ये तो नेचर ने बना रखी है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। वैसे साइंटिस्टों ने एक ये फार्मूला निकाला था, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की ग्रेविटी को कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला लगाओ। वो कहते हैं कैपिटल जी, जो कि एक कांस्टेंट है, मास ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी और रेडियस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का स्क्वायर। सभी बच्चों को ये लिख लेना चाहिए फार्मूला। अगर ये फार्मूले में हम मून का मास पुट कर दें और मून का रेडियस पुट कर दें और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू सॉल्व करें, तो पुट करके सॉल्व करें तो इतनी वैल्यू। लेकिन इसी फार्मूले में अगर हम अर्थ का मास पुट कर दें और अर्थ का रेडियस पुट कर दें, तब जी की वैल्यू आती है 9.8। तो समझदार बच्चा ये याद रखेगा। अब बच्चा कहेगा सर मेरे को मास तो समझ आ गया, आप क्या बोल रहे हो, रेडियस भी समझ आता है, लेकिन ये जो जी है ये क्या है सर? ये एक साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू निकाल के बताई थी बेटे। इसका नाम होता है, सभी बच्चे नोट कर लें, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नोट ही नहीं करते। अगर नोट नहीं करोगे तो पेपर में लिखोगे कैसे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू सभी बच्चों ने याद रखनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड, फिर से मैं लिख दूं एक बार यहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से दिखाई दे। देखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है बच्चे। सभी बच्चे इसको याद कर लो। इसका नाम क्या बोला है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नोट कर लो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई बच्चा कहता है सर सभी के लिए यूज करना है ये, चाहे मून के लिए, अर्थ के लिए, सन के लिए, सबके लिए जी की, कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहेगी? यस, इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल। पूरे यूनिवर्स में जिसकी एक ही वैल्यू हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू को इस साइंटिस्ट ने निकाल के बताया था, कवेंडिश। कवेंडिश इसका वैल्यू निकालने वाला डिस्कवरर था। कवेंडिश, डिस्कवर्ड बाय कवेंडिश। तो जितने कितने बच्चों को ये समझ आ गया वाई मून हैज सो थिन एटमोस्फियर? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। अब जिसका हाथ नहीं खड़ा सुस्त बच्चे को मैं बुलाऊं जरा माइक पर। और लास्ट में, चलो खड़ा ही है सबका, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटे, सभी बच्चे ध्यान से देखें। शाबाश, योर अटेंशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द मून टेक टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ? मून कितने दिनों में अर्थ के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा कर लेता है?
देख लीजिए बेटे, मान लीजिए, सभी बच्चे इधर देखेंगे। मान लीजिए ये ब्लू कलर की जो है ये अर्थ रिप्रेजेंट हो रही है, और ये व्हाइट कलर का मान लीजिए मून है। तो ये मून यहां से चला अर्थ के इर्द गिर्द, और एक ऑर्बिट कवर करने में, यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाता है। वैसे इस चीज को बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून। क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी होती है? कौन बच्चा इसको माइक पे बता सकता है? एनीबॉडी? कितना इसका ड्यूरेशन होता है? फोटोग्राफ दिखाऊं आपको अगली नेक्स्ट अच्छी सी वाली? ये देखो, ध्यान से देखो। ये सेंटर में टीचर ने क्या दिखाया? ग्लोब दिखाया बेटे। और ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ऑर्बिट ऑफ द मून। और ये व्हाइट सफियर क्या बता रहा है? मून को बता रहा है बच्चे। तो यहां से चल के इसी जगह पर वापस आना है, तो कितना टाइम इसको लग जाएगा? कौन बच्चा इसकी वैल्यू बताएगा? अगर मैंने अपनी क्लास के टॉपर से अच्छे मार्क्स लेने होते तो मैं इसको यहां पर मेंशन करता। अर्थ, टॉपर से भी बेटर मार्क्स लेने हो, ऑर्बिट ऑफ मून, मून लिख दिया और साथ में दिखा दिया मून। गॉट इट? और मून के ऑर्बिट का रेवोल्यूशन दिखा दिया। और इसका टाइम पीरियड सभी बच्चों ने याद रखना है। एक चक्कर पूरा करने में टाइम लगते हैं 27 डेज। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 27.3 डेज लिखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिल्कुल एक्यूरेट। और कैपिटल टी का नाम क्या बताया था टीचर ने? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। सो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द टाइम पीरियड ऑफ द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। एक रेवोल्यूशन जहां से चला वहीं पर पहुंचने में कितना टाइम लगा? टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ is called time period of the moon, and its value is 27.3 days. कितने बच्चों को लगता है कि अगर ये पेपर में आ जाए तो हम डायग्राम के साथ इतना आंसर लिख देंगे? रेज योर हैंड। अब देखो किसका हाथ नीचे है, बुलाऊं माइक पर उसको। ब्लू कलर वाली गर्ल का नीचे है शायद। ओके, ठीक है बेटे, शाबाश। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट चीज सीखते हैं। सभी बच्चे देखो नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। मैं एक बच्चे को बुलाना चाहता हूँ रोज रोज सेक्शन में से, जिसका नाम है अभिजीत अभिजोत सिंह। अभिजोत सिंह, प्लीज कम ऑन द माइक बेटे। अब आपने ना, अभिजोत सिंह बेटे, आपने थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। थर्ड क्वेश्चन, explain the phases of the moon and how they occur with the help of the sunlight. हाँ, और अगला क्वेश्चन भी पढ़ दो, फोर्थ भी। What causes the phases of the moon? हाँ बैठो, शाबाश। तो इस बच्चे ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ के बताया कि आप मून के फेजेस से क्या मतलब समझते हो, मतलब क्या है मून के फेजेस का। और दूसरा ये कहता है कि अगर वो फेजेस बनते हैं, आपने बता दिया क्या होता है, उनके बनने का कारण क्या है। ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन। इन दोनों को हम इकट्ठे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपने बच्चों को एक ब्यूटीफुल फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखो सभी बच्चे। बेटे, जो बच्चा फोटोग्राफ देखने में भी इंटरेस्ट नहीं रखता ना, बेसिकली वो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया स्टडीज। मैं 3 बच्चे देख रहा हूँ क्लास में, वो नई फोटो आने पर भी देखते नहीं है बोर्ड पर। वेरी सैड। ये देखो फोटोग्राफ। ये देखो, जो बच्चा क्यूरियस होता है लाइफ में वही सीखता है जिंदगी में। जो क्यूरियस नहीं होता उससे तो 10th भी नहीं पास होती। लुक हियर, explain the phases of the moon and how they occur with the help of sunlight. सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये मून के डिफरेंट फेजेस दिखा रखे हैं नीचे फोटोग्राफ। डिफरेंट फेजेस।
ओके, कभी नो मून डे, कभी क्रेसेंट, कभी हाफ मून, कभी फुल मून, ऐसे ऐसे दिखा रखे। तो इनको हम बोलते हैं फेजेस। तो फेज का क्या मतलब हुआ? फेज का मतलब हुआ कि मून के टोटल इल्यूमिनेटेड पोर्शन में से कितना पोर्शन हमें अर्थ पर खड़े होकर दिखता है। सर सारा नहीं दिखेगा, ना ना ना, सारा हमेशा नहीं दिखेगा, कभी कभी दिखेगा। अगर इधर सन है, उस पे सन की लाइट मून पर पड़ी और मून का आधा सरफेस शाइन दिखेगा अगर हम मून के फ्रंट पर जाकर देखें ऐसे। पर हम तो, हमारी अर्थ हमेशा यहाँ नहीं होती। मान लो हमारी अर्थ यहाँ पर है और उधर से सनलाइट आ रही है, ऐसे टकराया और ये वाला मेरी आंखों में गया, मैं ऑब्जर्वर हूँ अर्थ पर, तो मेरे को तो पूरा पोर्शन थोड़ी दिखेगा, कुछ पोर्शन दिखेगा मून का। तो अगर कहीं मून ये ऐसे आ जाता, सन की लाइट उधर से पड़ रही है, इधर वाला पोर्शन ग्लो कर रहा है और मैं तो अर्थ पे खड़ा हूं पीछे, तो मेरे को दिखेगा ही नहीं मून। क्योंकि मून की अपनी लाइट तो होती नहीं, तो वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, उधर कोई करेगा रिफ्लेक्ट। तो उधर कोई बंदा होता उसको शाइनिंग दिखता, पर मैं तो अर्थ पे रहता हूँ, मैं फेस यहाँ, मेरे को ये लगेगा नो मून डे, नो मून। यानी आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ, मून सॉरी, सन से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, मून से टकराओ और मून से स्ट्रेट लाइन खींच के अर्थ के ऑब्जर्वर तक लेकर आओ, तो ये जो एंगल बना ना, कौन सा, एस एम ई, एस एम ई, सन मून अर्थ, ये बीच का जो एंगल है ना, ये एंगल के चेंज होने से मून के अलग अलग फेजेस दिखते हैं। फोटोग्राफ में बताऊं, देखो, ये सन से चली हुई लाइट है बच्चे। अगर यहां से मून यहां पर है बिल्कुल बीच में और ये अर्थ है, तो इधर वाला पोर्शन शाइन करेगा और मेरे को तो वो वाला पोर्शन दिख रहा है जिसके ऊपर लाइट ही नहीं पड़ रही, ब्लैक वाला, तो मेरे को नो मून डे दिखेगा। और अगर मून यहाँ पर आ गया, तो देखो सन की लाइट ऐसे आई, ये यहाँ टकराई और फिर मेरे को अर्थ के ऊपर दिखने लगी। ये आप, कोई बच्चा सोचता है सर बीच में अर्थ नहीं आ गई, अटक नहीं लगेगी, ना ना ना, ये सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, उस वक्त की बात हो रही है। सन की लाइट मून पर पड़ी, हाँ जी, मून से फिर अर्थ की तरफ गई, तो जहां पर जो बंदा रहता होएगा उसको पूरा मून दिखेगा। यानी कि उसको ये सफियर का आधा पोर्शन दिखेगा, जो कि दूर से देखने से सर्कल दिखेगा बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं फुल मून डे। इसका मतलब है अगर मून इन दो पोजीशनों में नहीं है जिस पे टीचर टिक कर रहे हैं, एक ये, अगर यहां पर भी नहीं है मून, यहां पर भी नहीं है, तो ना तो मून फुल मून डे होएगा, ना ही मून नो मून डे पे होगा। तो बाकी के जो फेजेस हैं वो दिखेंगे उसको ऐसे, क्रेसेंट, हाफ मून, इस तरह से ग्लोबस वगैरह वगैरह। ओके, तो कैसे सर कहता है कौन से एंगल की बात कर रहे थे टीचर, ये देखो, अगर मून यहाँ पर है तो सन से गई लाइट ये, और बंदा मान लो यहाँ पर रहता है धरती पर किसी पर्टिकुलर शहर में, और ये, तो ये वाला एंगल कह रहे हैं टीचर थीटा। कौन सा एंगल हो गया फिर से देखो, सन, मून और अर्थ सिटी पोजीशन, तो ये वाला एंगल थीटा अलग अलग चेंज होता रहता है। चेंज क्यों होता है? क्योंकि मून 27.3 डेज में एक रेवोल्यूशन पूरी कर देता है। और देखो, अगर यहाँ पर आ गया ऐसे और ऐसे, देखो एंगल कौन सा हो गया, इसकी वैल्यू चेंज होगी। अगर कोई बॉडी यहाँ पर आ जाए, मून यहाँ आ गया ऐसे ऐसे, देखो एंगल कोई और वैल्यू का होगा, ठीक है। अगर यहाँ आ गया तो और कोई वैल्यू का हो गया, और इस तरह से ये एंगल चेंज होता रहता है, और तब जाके हमें मून के डिफरेंट फेजेस दिखते हैं। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। इतना टिपिकल क्वेश्चन भी मेरे बच्चे को अच्छे से समझ आया, इट मीन्स यू ऑल आर ब्लेस्ड विद गुड ब्रेन। कुदरत ने आपको अच्छा ब्रेन दिया है, एक बार परमात्मा का धन्यवाद करो। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए बोला है, ना कि हंसने के लिए बोला है। एक बच्चा हंसने लग गया, बताओ, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ही मूर्ख बच्चे।
तो यू शुड बी थैंकफुल टू द ऑल माइटी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन है विच फेज ऑफ द मून इज बेस्ट सीन एट सनसेट। इसका आंसर मेरे को एक बच्चा आकर देगा, माइक पर आ जाए। लविशा, हु इज लविशा? प्लीज कम ऑन द माइक। लविशा कौन है बेटे? भेजना जरा, मॉनिटर से रिक्वेस्ट है कि लविशा को माइक पर भेजा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, विच फेज ऑफ द मून इज बेस्ट सीन एट द सनसेट। सनसेट के ऊपर मून का कौन सा फेज दिखाई देता है? तो इसको क्लास में करा दिया, मैंने करवा दिया पहले पूरी थ्योरी, फिर भी ये बच्चा इधर उधर से हेल्प ले रहा है। मतलब क्या है, ये बच्चा घर जाके नहीं पढ़ता। क्लियर डिक्लेरेशन। तो जानते हो बेटे मेरा हक क्या बनता है कि आपको मैं खड़ा रखूं सारे पीरियड। ये मेरा राइट बनता है एज ए पनिशमेंट। तो बैठ जाओ, जाओ। तो ये बच्चा नहीं बता सका। अब मैं आपको बताऊं, जिस पहले तो ये समझ लो सन किधर से पहले हम सन की बात करते हैं। सन पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपता है। इंग्लिश में सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके। जब सन सेट हो जाएगा, उस वक्त सन सेट होने के जस्ट बाद हमें आसमान में एक मून का पोर्शन दिखेगा, फीका फीका। वो जो मून होता है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वार्टर, यानी वैक्सिंग क्रेसेंट। वैक्सिंग क्रेसेंट बोलते हैं। मैं आपको फोटोग्राफ से दिखाता हूँ। ये तो मैंने वो दिखाया हुआ है, देखो मून के फेस, उसी डायग्राम को बड़ा करके दिखाया हुआ है। ये देखो बेटे, आप देख रहे हो, ये मून के डिफरेंट फेजेस दिखा रखे हैं, लेकिन ये सन को छुपता हुआ दिखा रखा। सन जब वेस्ट में छुपता है तो हमें आसमान में ऐसा मून सा दिखता है, ऐसा। तो आप इसको फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून बोल सकते हो, या आप इसको वैक्सिंग क्रेसेंट बोल सकते हो। वैक्सिंग क्रेसेंट लिख लेना चाहिए। ये आपको सूरज छुपने के बाद दिखता है। ओके। और एक चीज और सुनो, ये तो सूरज छुपने के बाद दिखता है। ओके। एक उधर देखो जहां से सन उगता है, ईस्ट साइड, उससे सूरज उगने से जस्ट पहले, उसमें पहले, इधर बाद में, सूरज उगने से पहले हमें वेनिंग क्रेस्ट दिखता है। दिखेगी ऐसी क्रेस्ट, लेकिन वेनिंग क्रेस्ट। सर, वेनिंग और वैक्सिंग क्रेस्ट में क्या फर्क है? वैक्सिंग क्रेस्ट का साइज धीरे धीरे बढ़ते 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 फुल मून में बन जाता है। वैक्स मैंने चमक लगाना, चमक है ना, शूज पे लगाते हैं ना वैक्स, मोम वैक्स लगाते हैं, पॉलिश के बाद चमक लाते हैं। तो वैक्सिंग क्रेसेंट का मतलब वो एक आर्क शेप से थोड़ा और बड़ा हो जाएगा मून, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा। तो एक दिन हमारे ओवरहेड पर फुल मून दिखता है। और वेनिंग क्रेसेंट से फुल मून से सन घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, और थोड़ी सी फीकी फीकी क्रेसेंट दिखती है, वेनिंग क्रेस। वेनिंग मैंने कम होना। ओके। धीम धु, धुंधला सा पड़ना, कम होते जाना। अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स? सेवंथ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स। ये मैं पूछना चाहता हूं। एक बच्चा है हमारा, महक गर्ग। प्लीज कम ऑन द माइक। महक गर्ग। काफी टाइम ले रहा है बच्चा। महक गर्ग। बेटे आप बता सकते हो ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स में मतलब क्या, इस क्या होते हैं ये? ओके। नहीं बता पा रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे बच्चे ही होते हैं। लेकिन नहीं, नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं। पहले टीचर से सीखना है, सीखने के बाद फिर आपने दोबारा बताना।
ठीक है, बोर्ड से साइड पे खड़े हो जाओ थोड़ा सा, ताकि बच्चे को बोर्ड की अटक ना लगे। मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, फिर आपने बैठने से पहले बताकर जाना है। अच्छा, ठीक है बच्चे, शाबाश। अब टीचर ने पूछा है ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। जानते हो बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? क्योंकि वो ना इनकी पोजीशनें भूल जाते हैं, कहाँ सन है, कहाँ मून है, कहाँ अर्थ है, कहाँ मून है। इन तीनों की पोजीशनें भूल जाते हैं। आज मैं आपको ऐसा मेमोरी टूल दूंगा, आई प्रॉमिस, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। आई प्रॉमिस। ध्यान से सुन लेना। टीचर आपको मेमोरी टूल देने लगे हैं सोलर एक्लिप्स का और ल्यूनर एक्लिप्स का। दोनों में से किसी एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सर क्यों? कैसे याद हो जाएगा? देखो, सन की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, वो उधर रहेगी पहले नंबर पे सन। अब मून और अर्थ की इंटरचेंज होती है, लेकिन कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनो। दोनों ग्रहों में टीचर देखो क्या लिखने लगा बेटा, टीचर ये, एक मिनट मेरे को पेन सेलेक्ट करने दो। ये देखो टीचर लिख रहा है सोलर। ध्यान से देखना, स्पेलिंग देखना, सोलर। ओके। तो सबसे पहले क्या लिखा है सर? एस लिखा है आपने। तो एस से इधर सन याद कर लो, इधर सन की पोजीशन होगी, एस से सन याद कर लो। सर समझ आ गया? एक किनारे पर एस लिखा है, तो हमने भी किनारे पर एस लिख दिया। अब देखो ये टीचर ने इधर क्या लिखा है, ए आर। ए आर, और अर्थ की स्पेलिंग याद करो, ई ए आर टी एच। तो इसको इधर फिट कर दो। सर अच्छा, आपने ए आर को अर्थ के स्पेलिंग में दिखा दिया, यानी कि वो भी दूसरे किनारे पर अर्थ होगी। बिल्कुल सही। और बीच में आप मून दिखा दो, बस। तो इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में सन, मून और अर्थ तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। और जो सन से आ रही लाइट होगी वो अर्थ पर पूरी नहीं पड़ेगी, बीच में मून कुछ पोर्शन को रोक लेगा सन की लाइट को, तो मून का शैडो अर्थ के ऊपर पड़ेगा। इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। सर सारी लाइट नहीं रोक लेगा ना, सारी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सन का साइज मून के साइज से काफी बड़ा होता है। तो इसलिए मून अगर सेंटर में आ भी गया, तो साइडों से हमें सन का फिर भी सर्कल चमकता हुआ दिखता है। अंदर से ब्लैक दिखेगा, क्योंकि मून ने सेंट्रल लाइट को रोक लिया। और साइडों वाला सन का सरकमफ्रेंस फिर भी हमें अर्थ पे खड़े होकर दिखता रहेगा। इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन मेमोरी टूल देख लो, SOLAR, इतना तो उसको पेपर में लिखना ही पड़ेगा, व्हाट इज सोलर एक्लिप्स। जैसे ही उसने सोलर वर्ड लिख दिया, तो मेरा बच्चा याद करेगा सन इधर, AR से अर्थ इधर, बीच में मून। लेकिन अगर ल्यूनर एक्लिप्स पूछ लिया उसने, ल्यूनर, तो टीचर ने क्या सिखाया था? टीचर ने सिखाया है कि सन की पोजीशन तो हमेशा वही रहती है, इन दोनों की इंटरचेंज कर दो, इनकी इंटरचेंज कर दो बेटे, तो इसका मतलब मून इधर आ जाएगा, अर्थ इधर आ जाएगी, अर्थ इधर आ जाएगी, मून इधर। तो इसको मत याद करो ल्यूनर को, एक याद रखो, और दूसरे में इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, अपने आप आ जाएगा। इन दोनों को, किसको? मून और अर्थ की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, और तब ल्यूनर एक्लिप्स बन जाएगा। सोलर का आपको बता ही दिया। कितने बच्चों को लगता है कि सर इस मेमोरी टूल से अब हम कभी नहीं भूलेंगे? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, आप कभी नहीं भूलेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब गुड़िया मैं आपको समझाऊंगा फोटोग्राफ के साथ, तो उसके बाद आपने सुन के एक्सप्लेन करके जाना होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ फोटोग्राफ्स के साथ। ये देखो, इससे पहले सोलर एक्लिप्स देखते हैं। देखो सोलर का एस, एस देखो बेटे, इधर लिखा है एस। हाँ जी सर, एस लिखा है, एस से सन इधर आ गया। ओके, एस से सन आ गया बेटे। फिर ए आर लिखा है, हाँ जी सर, ए आर से अर्थ के स्पेलिंग बन गए, ए आर इधर आ गया, बीच में मून आ गया। ओके, तो आप कहोगे इन द सोलर एक्लिप्स द मून, सन एंड अर्थ come in the same straight line
such that the light coming from the moon, no, from the sun towards earth is blocked by the moon up to some extent. पर क्योंकि सन बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका किनारा तो हमें, यहाँ पर अगर हम रहेंगे तो फिर भी हमें किनारा दिखता रहेगा, यानी साइडों से एक रिंग दिखेगा, रिंग, और सेंटर पोर्शन ब्लैक दिखेगा। ब्लैक क्यों दिखेगा? क्योंकि मून का शैडो हमारे आंखों के ऊपर पड़ेगा। मून का शैडो पड़ने से सन का सेंट्रल पोर्शन छुप जाएगा, लेकिन फिर भी सन का साइडों से हमें रिंग सा दिखता रहेगा। ये जो व्हाइट सा दिखा रखा है टीचर ने, दिस इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। अब ये गुड़िया हमें बताएगी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर एक्लिप्स। बताओ बच्चे। In this, the sun rays of sunlight, sun rays फ्रॉम द सन, बेटे अगर अब भी ना बोल पाए ना तो मैं बहुत उदास हूं, फिर तो मैं कहूंगा इनएफिशिएंट स्टूडेंट, इनएफिशिएंट बोलूंगा। सर क्या जो भाई, अर्थ की तरफ जाती है वो हिंदी में क्यों बता रहे हो? पेपर में कैसे लिखना है? इंग्लिश मीडियम है या हिंदी है आपका? हमें तो हिंदी बोलना पड़ता है क्योंकि दोनों हमें समझाना भी पड़ता है साथ में। सो लेटर ऑन वी ट्रांसलेट द होल थिंग इनटू इंग्लिश in order to give the professional vocabulary. Let me once again tell you, आप इसको इंग्लिश में बोल के दिखाता हूं। Sun throws its light towards earth, number one, but sun, moon and earth comes in the same straight line, number two. Therefore the central portion of the sun is not visible, as moon serve as the obstruction in the rays of light. Obstruction माने रुकावट। That is why while standing on the earth we do not see the central portion of the sun, but only the boundary of the sun is visible from the earth. This is known as solar eclipse. चलो बताओ। sir, in this sun and moon and earth come in straight line. बस टीचर ने 20 लाइनें बोली, इतना समझाने के लिए तुम्हें आधी लाइन बोलनी है? Sir, in this sun, moon and earth come in straight line, and some rays of sun are blocked by moon. देखो बेटे, आपका पिकअप बताया तो है, पर 10 में से 4 मार्क्स दूंगा, बस सिर्फ 4। आई एम सैड कि आप अच्छे से पिक नहीं कर सके, या तो आपका इंग्लिश वीक है या आपको समझ में नहीं आया। जाओ जाओ बच्चे, आई एम सैड। नेक्स्ट टाइम देखते हैं आप मेरे को खुश करते हो कि नहीं। तो अब इसके साथ ही टीचर अपने बच्चों को ल्यूनर एक्लिप्स दिखाएगा। देखो इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर देगा, मून और सन। ल्यूनर एक्लिप्स में देखो, ए ल्यूनर एक्लिप्स देखो, जस्ट सी, मून इधर आ गया और अर्थ इधर आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में योर अटेंशन, सारे का सारा मून अर्थ की शैडो में आ गया। देखो इधर से सनलाइट आई, बीच में अर्थ आ गया, अर्थ का शैडो दिखा रखा है ये ब्लैक पोर्शन, मून उसमें छुप गया, तो हमें मून दिखेगा ही नहीं, हमें मून दिखेगा ही नहीं। हम इसको बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। कभी कभी हम बोलते नहीं यार कई दिनों से तुम दिखे ही नहीं, तुम्हें तो ग्रहण लग गया। यानी जो चीज दिखती नहीं है, अपने हमारा दोस्त हमें 15 दिनों के लिए दिखा ही नहीं, वही कहाँ था तू, 15 डेज रोज मिलता था, कहाँ चले गए थे, तुम्हें तो ग्रहण लग गया था। तब वो बोलेगा नहीं यार मैं मैरिज अटेंड करने गया था, है ना। तो आप, मून दिखता ही नहीं, ल्यूनर एक्लिप्स। और पीछे वाले में क्या था, सन पार्शियली दिखता था, पूरा नहीं दिखता था, तो ल्यूनर एक्लिप्स, तो वो था सोलर एक्लिप्स, जिसमें सन की बाउंड्री दिखे, सेंट्रल पोर्शन ना दिखे, यानी सूरज नहीं दिख रहा, तो सोलर एक्लिप्स। अब जो बंदा यहाँ पर खड़ा इधर रहता है और मून तो सारा शैडो में आ गया, मून की अपनी लाइट तो होती नहीं, वो तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिखता है, इसलिए मून दिखेगा ही नहीं अर्थ पे खड़े होकर। तो मून दिखता नहीं, हम कहेंगे यार चांद ग्रहण लग गया, चांद को ग्रहण लग गया, चांद की चमक पे
कोई धब्बा आ गया, दिख ही नहीं रहा, वो धब्बा नहीं आया, बेसिकली अर्थ की शेडो आ गई। कितने बच्चों को ल्यूनर एक्लिप्स भी समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अब जिसका हाथ नहीं खड़ा, वो लास्ट में एक गुड़िया बैठी है, कर दिया उसने औखा सौखा बाद में हाथ, नहीं तो बस गई थी ग्रिप में, वरना मैंने उसको बुलाना ही बुलाना था। वो कॉर्नर वाला बच्चा बच गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, शाबाश। एक और फोटोग्राफ दिखाता हूँ, ये देखो बेटे, अगला क्वेश्चन है, विच कैलेंडर इज यूज्ड बाय द वर्ड, वर्ड के द्वारा कौन सा कैलेंडर यूज करा जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, आप सोलर कैलेंडर भी बोल सकते हो, ग्रेगोरियन कैलेंडर बेटे, ठीक है, जो आप यूज करते हो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह, इसको एक पोप के नाम से शुरू किया गया था, पोप के नाम से, तो ग्रेगोरियन उनका नाम था, वहां से इसका नाम बना ग्रेगोरियन कैलेंडर, सोलर कैलेंडर, जिसमें हम 365 डेज का ईयर लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है बेटे, शाबाश, एक और क्वेश्चन, व्हाई डू वी हैव लीप ईयर इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर? कौन सा बच्चा इसको बताएगा? शाबाश, एक गुड़िया है सुखप्रीत, नहीं सॉरी, शुभप्रीत कौर, शुभप्रीत कौर, आ जाओ, माइक पर आ जाओ शुभप्रीत कौर। मैम प्लीज हेल्प करो, बच्चा वेस्ट करता है टाइम। हाँ बेटे, हमें साल के अंदर लीप ईयर क्यों होता है? एक हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में एवरी 4th ईयर को लीप ईयर क्यों लेते हैं? मैम ये बच्चों को रोमिंग करने से रोको, वो येलो वाला बच्चा देखो बिना परमिशन के आगे चला गया, पीछे चला गया। इन बच्चों के नाम मेरे को भेज दिया करो, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होते तो हम इनके पेरेंट्स को व्हाट्सएप करें, इनकी मूवी बनाकर, विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द टीचर बच्चा क्लास में रोमिंग कैसे कर गया। आप सिर्फ मेरे को नाम बता दिया करो, बाकी मैं अपने आप ले लूंगा एक्शन। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है बेटे, और इसमें लीप ईयर क्यों होता है ये बच्चा नहीं बता पा रहा। अब आप यहीं पर खड़े रहो, साइड पे हो जाओ, मैं आपको समझाऊंगा, जाने से पहले आपने आंसर देकर जाना। शाबाश, लुक हियर, व्हाई डू वी हैव द लीप ईयर इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर? ध्यान से सुनना बेटे, हम साल को कितने दिनों का लेते हैं यूजुअली? बच्चा कहता है सर हम साल को लेते हैं 365 डेज का। तो क्या एग्जैक्टली 365 डेज होते हैं साल में? नो, अगर एग्जैक्टली देखें तो ये होता है 365.25 डेज, 365.25 डेज। अब बच्चा बोलेगा सर क्या हम ये 0.25 डेज लेते नहीं है? नहीं लेते, पर सर लेना तो चाहिए, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सो मेनी डेज, हम छोड़ते क्यों है इसको? यस, अब बताते हैं, अगर फर्स्ट ईयर 0.25 छोड़ देंगे, सेकंड ईयर 0.25 छोड़ देंगे, थर्ड ईयर 0.25 छोड़ देंगे, और फोर्थ ईयर 0.25 छोड़ देंगे, तो जब इनको 1/4 ऑफ द डे को हम छोड़ते चले जाएंगे, और बाद में आप बेटे अब इनको जरा ऐड करके देखो, प्लस प्लस प्लस, चारों को ऐड करा तो इट बिकम्स 1.0, यानी कि 1 कंप्लीट डे। अगर हम हर 4 साल में 0.25 डेज छोड़ दें, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, तो वो मिलने के बाद एक नया साल बन जाएगा, एवरी 4th ईयर नया डे बन जाएगा, न्यू डे। उस न्यू डे को हम, ये देखो, फरवरी में 28 की बजाय 29 डेज करके एडजस्ट करते हैं, इसलिए एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर। अब इसका इंग्लिश में मैं आंसर बोलूंगा, ये गुड़िया ध्यान से सुन ले बेटे, आपने बताकर जाना। आप बोलोगे यूजुअली वी टेक द 365 days in a year, but as per movement of the earth around the sun, as per
revolution of the earth around the sun. The exact 1 year is 365.25 days. So as we do not consider 0.25 days, so consecutively for the 4 years in continuity, when we add these 0.25 days, the overall becomes 1 full day, which is adjusted as 29th February in the leap year. That is why leap year has 366 days. Okay? और लीप ईयर को जब 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 0, यानी कि फुली डिविजिबल होता है 4 से। अब बताओ ये बच्चा कौन है? प्लीज बेटे माइक पर वापस आओ। अब बताओ, व्हाई डू वी हैव लीप ईयर इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर? इंग्लिश में। Sir, usually we consider 365 days in a year, but exactly it is 365.25 days. To take this whole point, we add 4 times and the fifth year, it becomes 3. नहीं बेटे, 5th ईयर नहीं, 4th ईयर। It becomes 366 days. That's why we consider it as a leap year. और ये भी बताना फरवरी वाला कहाँ पर एडजस्ट करते हैं? कहाँ? Day and the February, then it becomes 29 days in a February. बेटे जो एक सच बात बताऊं, पहले बच्चे को मैंने 10 में से 4 मार्क्स दिए थे, आप उससे डबल से भी बेटर हो, मैं आपको 10 में से 9 मार्क्स देता। शाबाश, बैठो बैठो बच्चे, उस बच्चे से डबल से भी बेटर हो आप। बस अगर कहीं आपने साथ में ये भी बोल दिया होता ना 20 फेब वाला जो पॉइंट मैंने बताया, अगर आपने बोल दिया होता वो, तो 10 में से 10 मिलते। ओके, अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट्स क्या होती है? बेटे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। ये देखो, ये सैटेलाइट जो होती है, ये मैन मेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हुई बॉडी होती है सैटेलाइट। ये बीच वाला कौन सा है? प्लेनेट, जैसे अर्थ। और ये क्या है? सैटेलाइट, जैसे कि मून। ऐसे मून नेचुरल सैटेलाइट है, और अदरवाइज आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी छोड़ते हैं। जैसे भारत ने पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ी थी। 19 अप्रैल 1975 को उसका नाम था आर्यभट्टा। आर्यभट्टा हमारे देश के बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियंस थे। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पर हमने आर्यभट्टा नाम रखा, फर्स्ट सैटेलाइट का, भारत की जो फर्स्ट सैटेलाइट। ओके, तो याद रखना, एस्ट्रोनॉमिक जो सैटेलाइट्स होती हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर। पिक्चर दिखाता हूं अपने बच्चों को। देखो सभी बच्चे देखो, ये देखो बच्चे पूछ रहे हैं सैटेलाइट क्या होता है, और टीचर बताता है ये देखो, ये हमने अर्थ के ऑर्बिट के इर्द गिर्द ये मैन मेड सैटेलाइट छोड़ दिया। और ये कौन सी डेट टीचर ने आपको बताई बेटे? सभी बच्चों ने याद रखना है, 4th मंथ, अप्रैल का मंथ, और 1975 इस दिन हमने आर्यभट्टा करके सैटेलाइट छोड़ी थी। आर्यभट्टा, ये भारत की पहली सैटेलाइट थी। अब एक बच्चा कहता है सर सैटेलाइट छोड़ते ही क्यों है? ध्यान से सुनो बेटे, सैटेलाइट लगातार ऊपर से फोटोग्राफ लेता रहता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, रात को भी फोटो लेता रहता है, दिन में भी लेता रहता है। उससे वो देख लेता है कौन से एरिया में क्लाउड्स हैं, तो किसानों को पहले ही वेदर फोरकास्टिंग कर देता है, ताकि वो अपने फसलें काट ले, पानी ना भर जाए। वो वहां से ऊपर फोटोग्राफ लेता रहता है, ताकि हमें चाइना पाकिस्तान की एनिमी कंट्रीज की एक्टिविटीज का पता लग सके कि उनकी न्यूक्लियर की विपन तो नहीं है, कहीं उन्होंने अपने बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री तो नहीं लगा दी, उन न्यूक्लियर विपन की तैयारी हमसे ज्यादा तो नहीं होगी। तो वो भी इसी तरह से गूगल का आपने जीपीएस देखा होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, नेविगेशन, नेविगेशन के काम आता है। इसी तरह से दूसरी कंट्रीज के टेलीविजन के प्रोग्राम हमने देखना हो, और कम्युनिकेशन के काम आता है।
और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, साइंटिस्ट या मिनिस्टर्स, उनके पास हॉटलाइन फोन्स होते हैं, वो सैटेलाइट फोन से बात करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रम्प से बात करनी हो तो इनको नंबर नहीं मिलाने पड़ते, इनके पास सैटेलाइट फोन होता है, उसके ऊपर लिखा होता है ट्रम्प, ऐसे प्रेस किया एकदम से कॉल जाएगी। ओके, तो या ट्रम्प की कॉल इधर आएगी। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो सैटेलाइट फोन होते हैं उनके पास, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, राइट। कभी प्राइम मिनिस्टर की कार को पता लगे कि मेरे को डेंजर है और मेरे को टेररिस्ट ने घेर लिया, वो वही सैटेलाइट फोन से कर देंगे अपने डिफेंस फोर्सेस को। तो डिफेंस फोर्सेस ऊपर एरोप्लेन आएंगी या हेलीकॉप्टर आएगा, उनकी कार को बीच में से उठाकर ले जाएंगे, ऐसे ऊपर सेफ जोन में ले जाएंगे, और टेररिस्ट नीचे देखते रह जाएंगे। ऐसे जो होता है कम्युनिकेशन के भी काम आता है सैटेलाइट्स। और हम इससे जंगलों में कहाँ आग लगी है या नेचुरल कैलेमिटीज कहाँ आने वाली हैं, कहाँ फ्लड आने वाला है, कहाँ साइक्लोन आने वाला है, उसको पहले ही जजमेंट कर लेते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। मैं फोटोग्राफ से दिखाता हूँ आपको, ये सैटेलाइट के पर्पसेस होते हैं। देखो बेटे, ये तो सैटेलाइट है, चलो प्राइमरी, ये देखो अर्ली वार्निंग, ये देखो टीचर ने क्या लिखा, साइक्लोन ट्रैकिंग, फ्लड मैपिंग, वाइल्ड लाइफ फायर डिटेक्शन, रेस्क्यू ऑपरेशन, इधर देखो जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिग्नल, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन। इसमें देखो एक चीज लिखना भूल गया, वो वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा देश तो एग्रीकल्चरल कंट्री है, आज भी हमारे देश में 61% लोगों की लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से है, 61। तो इसका मतलब है वेदर फोरकास्टिंग करना बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, किसानों के लिए, ताकि फसलों को बर्बादी से बचाया जा सके। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट अगर किसी और कम्युनिटी की बात माने या ना माने, किसानों की बात माननी ही पड़ती है गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम लोगों की जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। आज भी इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इतना बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो गया, तो भी मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। तो कितने बच्चों को पता लग गया सैटेलाइट के फंक्शंस? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सैटेलाइट? वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो हो गया बेटे, सारे हो गए। तो इस तरह से हमने अपने बच्चों को आज कोई बच्चा माइक पर आकर बताया, हमारे पास टाइम बचा अभी के ओवर हो गया बेटे? टाइम है ओवर? हाँ, तो ऐसे करना, रीजनिंग क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपने करके आने हैं खुद से, और नई प्रॉब्लम आएगी तो मैं बताऊंगा। ओके, शाबाश। तो आज का बाय बाय। जिनको आज का लेक्चर समझ आ गया प्लीज एक बार ऐसे फास्ट वेव करके दिखा दो आप। शाबाश, फास्ट वेव, वाह वाह सबसे पहले वाला बच्चा कितना तेज है, गुड जॉब, थैंक यू थैंक यू।